सिगमंड फ्रॉइड का सिद्धांत है साइको एनालिसिस, हिंदी में है मनोविश्लेषण। कुछ लोग कहते हैं कि मनोविश्लेषण का मतलब है मन के अलग अलग हिस्सों की बात करना, मन के हिस्से। आप देखेंगे ये जो वेस्टर्न थॉट है पूरी की पूरी, अगर आप 1973 में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था आर्ने नेस। आर्ने नेस का जिक्र आप एथिक्स में थोड़ा सा, अगर आप एथिक्स के विद्यार्थी हैं तो पढ़ेंगे। उसने बहुत सारी किताबें लिखी, एक किताब महात्मा गांधी के बारे में भी लिखी। उस किताब का नाम था गांधी एंड द न्यूक्लियर एज। तो आर्ने नेस नाम के व्यक्ति ने, नॉर्वे का था, और एक आंदोलन चलाया दर्शन की दुनिया में जिसको बोलते हैं डीप इकोलॉजी मूवमेंट। उसने ये समझाने का प्रयास किया कि हमारा पूरा दर्शन ही गलत धारणाओं पर टिका हुआ है। और क्यों गलत टिका हुआ है? वो ढूंढ रहा था कि पारिस्थितिकी ये संकट क्यों पैदा हुआ, इको क्राइसिस क्यों पैदा हुआ। इकोलॉजिकल क्राइसिस की हल्की फुल्की व्याख्या क्या होती है? औद्योगिकीकरण बढ़ा तो पेड़ों की जरूरत पड़ी, फिर उसके बाद डिफोरेस्टेशन शुरू हुआ, उसके बाद पेड़ों की कटाई हुई, मृदा अपरदन हुआ, उससे बाढ़ें आने लगी, ये हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ। वो सब तो भौगोलिक व्याख्या है। मूल सवाल तो ये है कि हर समाज में पेड़ों की कटाई बराबर क्यों नहीं हुई? क्या इसके पीछे मामला केवल डिमांड सप्लाई का था? डिमांड सप्लाई के बियॉन्ड भी कुछ फोर्सेस काम करती हैं? सवाल तो ये था। और दर्शन के लोग मानते हैं कि कारणों में एक बड़ा कारण ये भी होता है कि उस समाज का सोचने का तरीका क्या है। जैसे हमारे समाज में, राजस्थान के इलाके में एक बिश्नोई समाज रहता है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से सलमान खान बार बार जेल आता जाता रहता है। बिश्नोइयों का प्रकृति को लेकर उनके गुरु जम्भेश्वर ने जो सिद्धांत दिए, उनका बड़ा गहरा विश्वास है कि प्रकृति हमारी सजातीय है। आषाढ़ का एक दिन की शुरुआत में कालिदास का जो तेवर है ना, वो हमारे समाज के बिश्नोइयों का तेवर है। दंतुल है सलमान खान, हिरण को मार के खुश हो रहा है। लेकिन बिश्नोई समुदाय ने जो सलमान खान का हल किया, उसके बाद कहते हैं कि सलमान खान के एजेंट्स ने कितने ऑफर नहीं दिए उनको, कितने प्रपोजल्स नहीं दिए। यहां तक कि जो हिरण मारा था ठीक उसी के आकार का सोने का हिरण मैं एक दे के वहां पर स्थापित करवा दूंगा, ऐसी बात सुनने में आ रही थी। पर उन्हें कोई मतलब भी नहीं। उनकी धारणा है कि प्रकृति हमारी सजातीय है और प्रकृति का हनन, किसी पशु पक्षी का हनन करना, वो उनके लिए बेबर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इसका एक मोटा सा मतलब यह हुआ कि अगर किसी समाज में बिश्नोई परंपरा के लोग हैं तो वहां प्रकृति का हनन नहीं होगा, बेशक डिमांड कितनी भी हो। वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चल के डिमांड कम करेंगे, न कि सप्लाई बढ़ाने के लिए पेड़ काट देंगे, जानवर काट देंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है। और दूसरा ये कि डिमांड है तो काटो, जानवर काटो। एक बैग चाहिए चमड़े का, तो जिस साइज से चाहिए उस साइज से जानवर काट दो। अगर कभी आपने बैग चमड़े का लिया हो जो सिंगल पीस हो, कटाफटा ना हो, इससे सामान्य मतलब सिर्फ इतना है कि ठीक उसी साइज से जानवर मरा है। जैसे चीन में कुत्तों के बैग बनाते हैं आमतौर पर, तो कुत्तों को मारते हैं, बहुत बेदर्दी से मारते हैं, और इस तरह से मारते हैं कि एक हल्का सा चीरा लगा के उनका पूरा शरीर की सब चीजें बाहर निकाल दें और चमड़ा वैसा का वैसा रह जाए। और जहां 4 पैर की जगह थी उसको हल्का सा सिला और बैग बन गया पूरा। वो बैग नहीं है, वो मांस और हड्डी से रहित कुत्ता है जिसके अंदर आपके नोट्स रखे हुए हैं। दरअसल यही बात है। बैग जितना बड़ा है उसी आकार का एक पशु मरा है, और अपनी मौत नहीं मरा है, मारा गया है। तो सवाल ये भी तो है ना कि हमारी जरूरतें कितनी बढ़े और उन जरूरतों की पूर्ति के लिए कोई दूसरी स्पीशीज कितना सहे, ये भी तो एक सवाल है। तो अगर आर्ने नेस की बात को मान लें, नेस ने कहा कि मूल संकट यह है कि पश्चिम के चिंतन में चीजों को जोड़ के नहीं देखा गया, चीजों को बांट के देखा गया। और उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब है चीजों को बांट के देखना। 2 प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, गोरे होते हैं, काले होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं। ये जो बेसिक दृष्टिकोण है ये विभेदन पे आधारित है, चीजों को अलग करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है,
एनालाइज करता है, और उसने दोषी दो व्यक्तियों को माना है। इस पूरी सभ्यता के संकट के दोषी दो लोग हैं, उनमें से एक है अरस्तु, और एक का नाम सुना होगा डेकार्ट, मैंने कई बार जिक्र किया है। डेकार्ट या डेकार्ट दोनों शब्द चलते हैं। ये डेकार्ट वही है जिसको मेडिकल साइंस की शुरुआत का बहुत बड़ा पुरोधा माना जाता है। उसने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, तो उसके बाद एनिमल्स को सब्जेक्ट माना गया एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि पश्चिमी दर्शन और सभ्यता में चीजों को अलग अलग करके देखने की टेंडेंसी है। जैसे मेडिकल साइंस की बात करें, भारत में आयुर्वेद और पश्चिम की जो एलोपैथिक मेडिकल साइंस है, एलोपैथी में आप पाएंगे कि डॉक्टर्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड बहुत मिलेंगे, सुपर स्पेशलाइज्ड मिल जाएंगे। जैसे डॉक्टर क्या है, ईएनटी है, तो इसने चुन लिया कि भाई मैं 3 अंगों पर काम करूंगा, मैं गला देख लूंगा, कान देख लूंगा और नाक देख लूंगा, क्योंकि ये तीनों कनेक्टेड अंग हैं, इसलिए इन तीनों पर काम कर लूंगा। एक ने कहा कि मैं थोड़ा ऊपर आंख देख लेता हूं, मैं सिर्फ आंख देखूंगा, मुझे पूरे शरीर में केवल आंख से मतलब है। ये सीधी सी बात है कि आंख को समझने के लिए पूरे शरीर की समष्टि को भी समझना ही पड़ेगा। शरीर के अन्य जो विधान है उनका असर भी आंख पे पड़ेगा ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। कोई त्वचा विशेषज्ञ है, कोई केवल मतलब हड्डियों का विशेषज्ञ है, कोई महिलाओं का विशेषज्ञ है, कोई बच्चों का विशेषज्ञ है, सुपर स्पेशलाइजेशन। पर अब तो उसका भी अगला स्तर आया, जो आंख के विशेषज्ञ है उनमें भी कुछ कॉर्निया के ही विशेषज्ञ हैं। ये तरीका है चीजों को और सीमित रूप में देखना, और उनको रिसर्च करो और गहराई में जाओ। आप आयुर्वेद में किसी वैद्य से मिलेंगे तो वो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आप पूछेंगे जी आप कौन से विशेषज्ञ हो, कहेंगे पूरा ही हूं, आ जाओ तुम यार, तो मैं पूरा ही विशेषज्ञ हूं, आओ ना तुम। फिर आप कहेंगे जी मेरे कान में दर्द है, कान में कुछ नहीं होता, जरा जरा नाड़ी देखेंगे थोड़ी देर तक, फिर वो आपकी कुंडली खोल देंगे पूरी, कि जो कान में दर्द है उसकी असली वजह तो ये है कि पूरे शरीर में 5 चीजें खराब चल रही हैं, लक्षण कान में आया है, सब कनेक्टेड है आपस में, कुछ भी पृथक नहीं। कान का दर्द नहीं है, ये शरीर का इम्बैलेंस है, ये शरीर के असंतुलन की एक छोटी सी अभिव्यक्ति मात्र है। अब दोनों का अपना फायदा है। एलोपैथी के फायदे तो खैर कोई खारिज कैसे कर सकता है, पर ये जो नजरिया है कि चीजों को जोड़ के देखो, और एक नजरिया है चीजों को अलग अलग करके देखो, एनालिसिस यानी अलग अलग करके देखो, सिंथेसिस यानी जोड़ के देखो। तो रामस्वरूप जी का हाइपोथेसिस ये है कि जिस जमाने में पश्चिम का चिंतन साइको एनालिसिस पे चल रहा था, मन के हिस्से, सिग्मंड फ्रॉइड कह रहा है मन के 3 हिस्से होते हैं, चेतन होता है, अवचेतन होता है, अचेतन होता है। लोग करें वाह वाह वाह। फिर फ्रॉइड कह रहे तीन और भी होते हैं, इड होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है। एक ही मन लेके आए थे, उसके 6 हिस्से निकले, और फिर इन सबके आपस में इंटरेक्शंस, किसका किससे क्या इंटरेक्शन होगा, इस पर सूक्ष्म चिंतन चल रहा है। इसकी तुलना में कुछ लोग, जैसे एक व्यक्ति का नाम शायद आपने सुना होगा, महर्षि रमण उनका नाम था, रमण महर्षि, सुना होगा शायद, सुना है? रमण महर्षि दक्षिण भारत के एक रहस्यवादी थे, 20वीं शताब्दी के रहस्यवादी थे। रहस्यवादी भारत में खूब हुए हैं, पश्चिम में भी होते हैं, भारत में थोड़ा ज्यादा है। रमण महर्षि की महानता का एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये दे रहा हूं कि रमण महर्षि की जब जीवनी लिखी गई, उस जीवनी की भूमिका देखी कार्ल जुंग ने। कार्ल जुंग का नाम सुना है आप लोगों ने कभी? कार्ल युंग या कार्ल जुंग, दोनों नाम चलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। कौन है ये व्यक्ति? मनोविश्लेषणवाद में 3 लोग माने जाते हैं, सिगमंड फ्रॉइड, थॉमस एडलर, कार्ल युंग। और कार्ल युंग और सिगमंड फ्रॉइड बहुत नजदीकी रहे लंबे समय तक। बाद में इनके बीच में मतभेद हो गया। मतभेद जिस चीज पे हुआ, ईश्वर के नाम पे ज्यादा हुआ। अगर आप फ्रॉइड से पूछे कि ईश्वर है या नहीं, तो फ्रॉइड कहता है कि ईश्वर एक भ्रांति है, एक मनोवैज्ञानिक बैसाखी है, साइकोलॉजिकल क्रच है, क्रच।
लेकिन कार्ल युंग ने कहा कि ईश्वर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, तथ्य नहीं है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर होता है, वो कह रहे कि ईश्वर बाहर है नहीं मुझे नहीं पता, किंतु मनोविज्ञान के स्तर पे ईश्वर एक तथ्य है, और उस ईश्वर का मन में एक तथ्य होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। खूब मतभेद बढ़े, इतने बड़े कि अंत में फ्रॉइड ने एक पत्र लिखा और कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमारे रास्ते इतने जुदा हो गए हैं कि अब हम बात करना बंद कर देना चाहिए। तो आपको पता ही कि यूं ने क्या जवाब दिया। उसने कहा, मैं आपकी हर बात मानता आया हूं, तो मैं ये बात कैसे टाल सकता हूं। तो उसके बाद से दोनों के रास्ते जुदा हो गए। पर वो कार्ल युंग महर्षि रमन की आत्मकथा या जीवनी की भूमिका लिख रहा है और कह रहा है उसमें कि हमारा पश्चिम का पूरा साइको एनालिसिस इस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहारों की तुलना में छोटा पड़ जाता है। और वो ऐसा क्या है, उसके लिए एक शब्द चलता है, साइको एनालिसिस नहीं, साइको सिंथेसिस। साइको सिंथेसिस वो अवस्था है जिसको ध्यान कहते हैं हम लोग ना। पश्चिम के लोग आमतौर पर ध्यान में अंश को थोड़ा कम, मतलब वो क्षेत्र में कमजोर है, और भारत में लोग उसी में लगे रहे, इसलिए भौतिक विकास कम हुआ, तो हमारे साइको सिंथेसिस का क्रेज ज्यादा है। साइको सिंथेसिस का मतलब है एक ऐसी स्थिति जब मन के सारे हिस्से मिलकर एक हो जाते हैं, न चेतन, न अवचेतन, न अचेतन, न इड, न ईगो, न सुपर ईगो, संपूर्ण चेतना जो हमारी है वो एक बिंदु पर स्थिर है, और चेतना के उस बिंदु में किसी प्रकार का कोई गैप। साइकोसिंथेसिस जो शब्द है, इसका मतलब ये है कि चेतना के भिन्न भिन्न हिस्से भिन्न नहीं है, संपूर्ण चेतना मूलतः एक ही चेतना है, अखंड चेतना है, अविच्छेद्य चेतना है। और हम उस अखंड अविच्छेद्य चेतना के एहसास पर जाएं। और ये साइकोसिंथेसिस भारतीय परंपरा है, सांस्कृतिक अस्मिता है, जबकि साइको एनालिसिस पश्चिम की चीज है। इस कविता में अगर आप देखेंगे तो प्रियंवद के मन में जो हुआ है, उसने चेतना के स्तर पर कहा तो फ्रॉइड कह रहे कि अपने ही चेतन अवचेतन अचेतन को अलग करो, कहा प्रियंवद कह रहे कि अपनी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना को एकाकार करो, उसके बीच के अंतराल समाप्त करो। और जो विज्ञानवाद कहता है, शून्यवाद भी कहता है कि अंततः संपूर्ण चेतना एक ही चेतना है, उस संपूर्ण चेतना के हिस्से बनने का एहसास करना, इसी को मोक्ष या मुक्ति जैसा कहते हैं। तो एक बिंदु में आप कह सकते हैं कि जहां पश्चिम की परंपरा मन को विच्छेद्य मानती है, चेतना को विच्छेद्य मानती है, वहीं भारतीय परंपरा चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच अविच्छिन्नता का संबंध देखती है। ये कविता इस प्रकार से सांस्कृतिक अस्मिता के प्रश्न का भी प्रस्तुतिकरण करती है।